नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट नमो इम्पैक्ट में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं केंद्र सरकार की नीतियों की और उनका क्या असर होता है, किस प्रकार से नीतियां चल रही हैं, कैसे लोगों को इनका फ़ायदा मिलता है। इन सब बातों पर हम विस्तार से किसी भी क्षेत्र के दिग्गज के साथ चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा क्षेत्र की, क्योंकि पिछले 11 वर्ष में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव करने का प्रयास किया है। शिक्षा मंत्रालय बनाया है, जिसे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते थे। और शिक्षा में एक सबसे बड़ी जो समस्या है, जो देखने को पिछले कुछ सालों में आई, कि बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। कोई एमबीबीएस करने, ज़्यादातर तो यही हैं, और अलग अलग पढ़ाई करने, वकालत करने भी इंग्लैंड जाते हैं। सरकार के सामने समस्या होती है, जब कोई गंभीर चुनौती आगे खड़ी होती है तो उन बच्चों को कैसे हिंदुस्तान वापस लाया जाए। अभी पिछले दिनों ईरान से भी काफ़ी संख्या में बच्चों को हिंदुस्तान लाया गया युद्ध छेड़ने के बाद। हमारे साथ हैं श्री मनोज कुमार, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, सिंघानिया यूनिवर्सिटी के वो प्रेसिडेंट हैं, कुलपति आप उनको कह सकते हैं। उनका एक अनुभव है सरकारी क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि वो आईपी यूनिवर्सिटी में भी एक सलाहकार के पद पर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद अतुल भाई। सबसे पहले, जैसे आपने सुना, बच्चों में ऐसा प्रचलन क्यों है कि विदेश में जाके पढ़ा जाए? ये मुझे लगता है एक तो थोड़ा सा फैड हो गया है, जिसे कहते हैं कि ट्रेंड हो गया है। दूसरा एक ये भी इशू है कि हमारे यहाँ कई सेक्टर्स में एजुकेशन बहुत महंगी है और बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिलती। जैसे कि मेडिकल का सेक्टर हुआ, तो बहुत सारा बच्चा जो एक सर्टन परसेंटेज नहीं ला पाता है, अगर वो मेडिकल करने का इच्छुक है तो उसको हिंदुस्तान में एडमिशन नहीं मिल पाता। जहाँ कहीं कॉस्टिंग का भी इशू आ जाता है। विदेश में डिग्री सस्ती, कॉस्टिंग उसकी कई कंट्रीज़ में सस्ती पड़ती है और हिंदुस्तानी डिग्री महंगी पड़ती है और एडमिशन भी नहीं मिलती। डिग्री, जैसे आपने बात की, यूक्रेन में बच्चे जाते हैं, रशिया में जाते हैं, ईरान में हमने सुना कि बड़ी संख्या में 3000 से ज़्यादा बच्चों को वापस लाया गया। कोई फ्रांस पढ़ने जाते हैं, आईआईएम की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। डिग्री सस्ता होना एक अलग विषय भी हो सकता है, लेकिन जो क्वालिटी की बात करते हैं वो कैसे आप देखते हैं कि क्या विदेश की पढ़ाई अच्छी है या हिंदुस्तान में क्वालिटी अच्छी है, शिक्षा का स्तर? देखिए, ये संस्थान पे डिपेंड करता है। हिंदुस्तान में भी बहुत उम्दा एजुकेशन अवेलेबल है और वेरी मैनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस आर कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर कंपीटिंग देयर। पर विदेश में भी बहुत अच्छी अच्छी संस्थान हैं, पर कई विदेश की संस्थान भी वो अप टू मार्क नहीं है। तो ये हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, हमें केस टू केस देखना पड़ेगा। आपने कहा कि हिंदुस्तान में शिक्षा महंगी है। शिक्षा महंगी होने के लिए जिम्मेदार जब माना जाता है ज़्यादातर निजी संस्थानों को, क्योंकि जो सरकार की फ़ीस है वो तो काफ़ी कम है सरकारी कॉलेजों में, या जितने भी आईआईएम हैं, आईआईएमसी है, या मेडिकल कॉलेज हैं सरकार के। आप चूँकि एक निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, कितना जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सरकारी संस्थान जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते भी हैं, लेकिन उनकी क्षमता बड़ी सीमित है। तो परफोर्स बच्चे को प्राइवेट सेक्टर के संस्थान में जाना ही पड़ेगा। तो वो उसके लिए अगर गवर्नमेंट में उसको एडमिशन नहीं मिली, अगर उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज में या फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन नहीं मिली है, या राम मनोहर लोहिया कॉलेज में मेडिकल की एडमिशन नहीं मिली है, या मैमसी में मौलाना या आईआईटी में नहीं मिली है, तो ये तो नहीं है कि आप उसको शिक्षा से वंचित कर देंगे। तो सारे हमारे जैसे जो संस्थान हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहीं पे आते हैं। और इसको भी, जैसा मैंने पहले कहा, कि हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे प्राइवेट संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बेंचमार्क स्थापित किए हैं और भरपूर तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं इसमें मनोज जी अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो शिक्षा को सस्ता करने की बात थी। क्यों आप लोग भागीदारी नहीं निभा सकते कि फ़ीस को थोड़ा कम रखा जाए और बच्चों को
अच्छी शिक्षा कम दरों पर मिले? नहीं, उसमें कई चैलेंजेस हैं। उसमें कई चैलेंजेस हैं कि देखिए, जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको बिजली पानी की जो कॉस्टिंग है वो कमर्शियल रेट पे चार्ज की जाती है। और जैसे उनको टीचर्स को जो पे देनी है वो भी सरकार के मापदंडों पे कमीशन के मापदंडों पे देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग हैवी हो जाती है। तो वो एक संस्थान उसको बियर नहीं कर पाता। वो ऊपर से उतना ही पानी नीचे से हमने टूटी खोल रखी है, खर्चे तो होते रहते हैं, तो ऊपर से फीस की सेवा में ही शेप में उनके पास धनराशि आती है, तो उनको पर फोर्स फीस बढ़ानी पड़ती है। तो अगर संस्थान सरकार उसमें थोड़ा सा योगदान दे कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे, और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी भी कई बार जो जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई कई संस्थानों में जब आप कोर्स की स्वीकृति कराते हो, काउंसिल से अप्रूवल कराते हो, तो उसकी कॉस्टिंग फ़ीस उन्होंने बहुत पीछे, हमने एक संस्थान की 60 सीटों की अनुमति ली तो हमारा तकरीबन संस्थान का 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो वो कॉस्टिंग अल्टीमेटली तो स्टूडेंट पे ही पास ऑफ होगी। तो इसलिए कई बार फीस को ठीक मतलब रीजनेबल कंपेरेबल विद द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स नहीं रखा जा सकता। आपकी बात मैं समझ गया। आपने कहा कि ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं और ये सारी बातें ठीक हैं, और ये भी आपने कहा कि जर्नलाइज नहीं किया जा सकता किसी भी विषय को, लेकिन एक ऐसी छवि भी बनी है जो प्राइवेट संस्थान हैं फीस लेते हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, और अगर मैं थोड़े से हल्के शब्दों में बोलूँ तो कहते हैं कि दुकानें खुल गई। वो मैं फिर अपनी बात पे ही डटूँगा कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आपको हर एक बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो एडमिशन ले रहा है कि वो कहाँ एडमिशन ले रहा है। माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए, और पुराने स्टूडेंट से भी उनको वार्तालाप करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ भी देखने चाहिए, संस्थान के रिव्यूज़ भी देखने चाहिए कि इसकी छवि कैसी है। तो तभी उसको एडमिशन के लिए उसमें ट्राई करना चाहिए, और हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। बेहतरी के लिए आपको क्या लगता है कि और क्या हो सकता है, सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो विज़न है केंद्र सरकार का या प्रधानमंत्री मोदी का कि बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले? आईआईएम की बात करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चर्चा होती है कि अब मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, 70,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाने की बात भी कही है। यह तो एक जनरल बात होगी, लेकिन आप पिन पॉइंटेड कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे आपको लगे कि और बेहतर किया जा सकता है या इसका क्रियान्वयन और अच्छे तरीके से हो सकता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो प्राइवेट संस्थान भी जो सरकार की विज़न है उसमें शामिल होना चाहेंगे, और वो आए ही इस दृष्टि से है कि उनको समाज में सेवा करनी है। तो कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि कोई ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम वो डेवलप करें ताकि क्लियरेंसेस मिलने में आसानी हो जाए, और शिक्षा के क्षेत्र को सरकार को ओवरसाइट तो रखनी चाहिए पर ओवर रेगुलेट नहीं करना चाहिए, ताकि एकेडमिक फ्रीडम हो, इनोवेशन हो सके, ऑटोनॉमी हो संस्थानों की, ताकि वो समाज को अच्छे से अच्छा फ़ायदा दे सकें और सस्ते रेटों में दे सकें। जी, मेरा आखिरी सवाल, आप बच्चों को क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर से ऐसे बच्चों को जो विदेश जाने का क्रेज़ रखते हैं और उनके माँ बाप भी सोचते हैं कि बच्चा विदेश जाएगा तो अच्छा पढ़ लिख कर आ जाएगा, फीस कम हो सकती है लेकिन आने जाने का, रहने की कॉस्टिंग दूसरी है, तो कुल मिलाकर स्थिति तो कमोबेश वहीं पड़ती होगी अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो। ऐसे में आप बच्चों को या उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक तो बात ये है कि हिंदुस्तान आज प्रगति के पथ पे है। हमारी एजुकेशन सिस्टम बड़ा रोबस्ट है, और कोशिश करके यहीं के संस्थानों में उनको एडमिशन लेनी चाहिए। हाँ,
उसमें अगर बिल्कुल ही किसी की बेबसी हो जाती है तो वो दूसरी बात है। जब वो अपने कोई बहुत ही वर्ल्ड क्लास आईवी लीग यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल गई है या उनको एक अपना करियर पाथ कोई ग्लोबल लेवल का बनाना है, नहीं, ऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए, चाहे मेडिकल की फील्ड हो, चाहे लॉ की फील्ड हो, कोई नीश एजुकेशन लेने जाना है, विदेश जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोजर के लिए भी जाएं, बेहतरी के लिए जाएं, पर जो नॉर्मल कोर्सेज जो हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, दे आर बेटर डन हेयर, और उसकी कॉस्टिंग भी इकोनॉमिकल पड़ेगी और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी भी बेटर निकलेगी। ज़रूरत ये है कि आप सिस्टमेटिकली काम करें, मेथोडिकली काम करें, ताकि आप समय से अप्लाई कर सकें और आपको समय से सीट मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे श्री मनोज कुमार, जो प्रेसिडेंट हैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी के, शिक्षाविद भी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। मैं चाहूँगा कि उन्होंने जो अपील की है सरकार से भी, बच्चों से भी, उस पर सब लोग अमल में लाएं और ध्यान दें कि किस प्रकार से शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। फिलहाल नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।